स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए जो पार्ट लेके आई थी उसमें मैंने बताया था कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के विस्तार और इसका प्रकृति के बारे में बताऊंगी। ये जो पार्ट है ये आपके इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान की प्रकृति और इसका नेचर यानी विस्तार क्या है। तो समझते हैं सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको विज्ञान की प्रकृति व जैविक विज्ञान की प्रकृति को समझना आवश्यक है। जैविक विज्ञान मात्र ज्ञान नहीं है, यह चिंतन की विधि है। इससे यह ज्ञान विकसित हुआ है और यह ज्ञान अन्य नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। तो अगर मैं बात करूं तो जैविक विज्ञान मात्र ज्ञान नहीं है, जबकि ये चिंतन की विधि। चिंतन की विधि कैसे है? जैसे आप विज्ञान के प्रति समझते हैं तो अपने मस्तिष्क पे ये जोर डालते हैं, चिंतन करते हैं कि ये जो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत है वो क्यों है। आप उसको उसी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि उसके पीछे के गुण रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये चिंतन की प्रकृति भी है, यानी चिंतन की एक विधि भी है जिससे ज्ञान का विकसित हुआ और यह ज्ञान अन्य नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हुआ। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ आपके घर में अगर आप खाना बनाते हैं तो अगर आप प्रेशर कुकर का मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लेती हूँ तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर कुकर में किस तरह से चावल बनता है, किस तरह से स्टीम होता है, भाप से बन जाता है। तो उसी तरह से आप ये समझते हो कि स्टीम से ना सिर्फ भोजन बहुत जल्दी पकता है और ना सिर्फ पकता है बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो गुण होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो पूर्णतः खत्म नहीं होते हैं बल्कि उसी में ही समाहित रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से बॉईल कर देते हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा ही भूनते हो तो उसकी जो प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है। तो आप विज्ञान के प्रति यही समझ पाते हो कि किस चीज़ को किस तरह से किया जाए कि उसकी वो प्रकृति नष्ट ना हो। तो ये विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। इस प्रविधि में अवलोकन, प्रयोग, कल्पना शक्ति सम्मिलित है, यानी कि कोई भी चीज किस तरह से है आप उसका अवलोकन करते हैं, यानी कि आप उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। आपने देख लिया कि अगर मैं बात करूं खेतों की, तो खेतों में पाई जाने वाली सॉइल जो मिट्टी होती है, किस तरह से आपने उसका मिट्टी को लिया। आपने देखा कि इस मिट्टी में सभी तरह के पोषक तत्व हैं कि नहीं है, इस बारे में समझा। क्यों इस मिट्टी में जो मिट्टी आपने ली है उसमें फसलें बहुत अच्छी हो रही है, जबकि आप दूसरी जगह देख रहे हैं तो वहाँ पे फसलें इतनी अच्छी नहीं हो रही है। दरअसल ये आप इस विज्ञान की वजह से ही समझ पाए हैं कि कोई भी सॉइल अगर आप दो तरह के अलग अलग जगह की फसलों के बारे में अवलोकन कर रहे हैं कि मेरे जगह की जो फसल है बहुत अच्छी हो रही है और दूसरी जगह की फसल जो है वो खराब हो रही, तो रीज़न यही है कि सॉइल में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की सॉइल में पोषक तत्व अगर अधिक होगा तो फसलें भी उतनी ही अच्छी होंगी और उतनी ही मात्रा में हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगी। लेकिन अगर किसी और अगर जगह लेके ली जाए तो वहाँ पे क्या है कि फसलें अच्छी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उसकी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी आ चुकी है। तो ये इस तरह से आप ना सिर्फ अवलोकन करते हैं बल्कि प्रयोग भी करके देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चल सकता है कि हमारे जो फसलें हैं वो बहुत अधिक पोषक तत्वों से भरपूर है। और आपकी कल्पना शक्ति भी इसमें सम्मिलित होती है। कल्पना शक्ति का संबंध यहाँ पे सीधा है कि आप किस तरह से भविष्य में उसी के आधार पर नई चीज़ों की नींव रख सकते हैं। विज्ञान को एक मुख्य मानव क्रिया के रूप में पहचानना तथा पढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है कि मानव प्रक्रिया को, इस मानव की प्रक्रिया में या जीवन प्रक्रिया में इसको समाहित करना चाहिए और उसी रूप में उसको पढ़ाना भी चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि अगर विज्ञान के रहस्यों के बारे में किसी को पता चलता है जिससे सबको पता चल सके और उसके अनुभव के आधार पर ही वो नई खोज करते हुए आगे एक नए भारत की नींव रखें। तो चलिए आइए अब बात करते हैं हम, अगर सिर्फ इसके नेचर की बात करते हैं हम, यानी प्रकृति की बात करते हैं, तो जैविक विज्ञान मात्र ज्ञान नहीं है, यह चिंतन की विधि है जिससे यह ज्ञान विकसित हुआ है और यह ज्ञान अन्य नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। इस प्रविधि में अवलोकन, प्रयोग, कल्पना शक्ति सम्मिलित है। विज्ञान को एक मुख्य मानव क्रिया के रूप में पहचानना तथा पढ़ाना चाहिए जो मानव अनुभव की खोज करते हैं।
ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसके विस्तार यानी कि स्कोप, विज्ञान का, जीव विज्ञान का क्या स्कोप है। ठीक है, तो इसके विस्तार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले विज्ञान खोज के लिए, विज्ञान का सीधा संबंध है खोज से। आप जितना ज़्यादा खोज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप कोई भी वस्तु को उसी तरह से नहीं लेते हैं बल्कि उसके पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान आपके अंदर खोज करने की प्रतिभा को जागृत करता है। अगर मैं अगली बात करूं, विकासवाद, विज्ञान ने ही एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, विकासवाद की थ्योरी दी है, यानी कि ये बताया है कि प्राचीन काल से लेकर आज 20वीं शताब्दी तक मानव जीवन ने या फिर यूँ कहें हमारे प्रकृति ने बहुत विकास किया है। पहले की सभ्यता और आज की सभ्यता में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो ये विज्ञान के जरिए ही आपको पता चल पाया है कि किस तरह से मानव जीवन ने विकासवाद किया है, यानी कि विकास को एक नए चरम पर ले गए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, विविधता तथा एकता। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं, जैसे कि पेड़ पौधे एक अलग ही विविधता से लिए हैं, मनुष्य जाति एक अलग ही विविधता से लिए, यानी कि अगर आप इस जगह की बात करें तो यहाँ पे रहन सहन, खाना पीना, संस्कृति एक मनुष्य की अलग है, मतलब मनुष्य जाति की, मनुष्य समुदाय की अलग है। लेकिन आप थोड़ी ही दूरी पे तकरीबन अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जीवन, रहन सहन बिल्कुल यहाँ के रहन सहन से अलग है। लेकिन फिर भी बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी सब एकता का ही संदेश देते हैं, यानी कि सभी में ही एक दूसरे के साथ रहकर अंतःक्रिया करने की क्षमता विकसित है। तो ये है विविधता में एकता, बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी बनी हुई है मनुष्यों में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिक निरंतरता। यहाँ पे अनुवांशिक निरंतरता का संबंध है कि मनुष्य अपनी ही मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, अपनी ही समान जातियों को जन्म दे रहे हैं, और ना सिर्फ जन्म दे रहे हैं बल्कि एक पीढ़ी से कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से लेकर आज तक अपना अस्तित्व बनाए हैं। यही कहलाती है अनुवांशिक निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी। कई 100 वर्षों होने के बावजूद भी उनका अस्तित्व आज सिर्फ ना सिर्फ बना है बल्कि आगे भी बना रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जीव तथा पर्यावरण। पर्यावरण हमारा उन चीज़ों से मिलकर बना है, निर्जीव और सजीव चीज़ों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जीव जो है वो सजीव है और पर्यावरण निर्जीव चीज़ों, जैसे कि मौसम हो गया, पेड़, झरने, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, चट्टाने, इन सब से मिलकर बना है। और जीव सजीव है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, और ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि पर्यावरण में पाई जाने वाली सभी चीज़ों का उपयोग करके अपने जीवन को सुविधा अनुसार बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्यवहार, बिहेवियर। यहाँ पर सभी तरह के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। जैसे मैं डॉल्फिन का एग्जांपल लेती हूँ। पृथ्वी में कहा जाता है कि डॉल्फिन एकमात्र ऐसी मछली है जो बहुत ही इंटेलिजेंट बताई गई है, ऐसी जीव जंतुओं में बहुत ही इंटेलिजेंट बताई गई जो आपके और अपने संदेशों को पहुँचाने के लिए बहुत ही एक चालाकी से कार्य करती है। इसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसे यंत्र का डेवलपमेंट किया है जो ना सिर्फ कई 100 किलोमीटर से आने वाली तरंगों को पहचान लेती है बल्कि अपने आप को सचेत भी कर लेती है। तो इसी तरह से पेड़ पौधों में भी किस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से ये एटमॉस्फेयर में ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरह से ये ग्रोथ नहीं कर रहे, तो इन सभी तरह के व्यवहार को समझने के लिए प्रकृति में इसका व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया। तो आई होप आप लोगों को आज नेचर एंड स्कोप ऑफ लाइफ साइंसेस के बारे में मैंने पूरा बताया कि जैविक विज्ञान मात्र ज्ञान नहीं बल्कि ये ज्ञान का विस्तार है, और किस तरह से इसके विस्तार में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताया है। थैंक यू।